जय हिंद। आज के वीडियो में पढ़ेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका होगा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से हर एक साल प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में देखने को मिलता है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब अनुरक्षण के मतलब का शरीर का वृद्धि एवं विकास, श्वसन गति करना, परिवहन करना, उत्सर्जन करना, यानी शरीर के सब क्या है अनुरक्षण का कार्य करता है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है, वहन की आवश्यकता होती है और उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। इन सभी को सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी शरीर के अनुरक्षण के लिए जो कार्य किया जाता है, कार्य करता है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसमें आपको पोषण भी पढ़ना है, श्वसन भी पढ़ना है, वहन भी पढ़ना है, उत्सर्जन भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पोषण पढ़ते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। देखते हैं पोषण क्या है। तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम पोषण कहते हैं। या आप लिख सकते हैं कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है, ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम पोषण कहते हैं। तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, ऊर्जा के रूप में करते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं। अब इसमें भोजन जो आप करते हैं उसमें पोषक तत्व क्या क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं, आपको वासा होते हैं, आपको खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं। तो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का उपयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं, जिससे शरीर का वृद्धि एवं विकास, जनन क्षमता, टूटी फूट का मरम्मत आदि का अनुक्रिया करता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषक तत्वों में आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, वासा आ जाता है, खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं। इन सभी को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ये सभी पोषक तत्व जो होते हैं अलग अलग पदार्थों से हमारे मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, चावल के साथ दाल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, उसमें हरी सब्जी भी खाते हैं। तो उन सभी से हमारे अलग अलग प्रकार के हमारे मिलता है, अलग अलग प्रकार का पोषक। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है? दो। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूह में बांटा गया है। तो दो समूहों में बांटा गया है। एक हमारा स्वपोषी पोषण, एक हमारा विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो समझेंगे कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण, हम विषम पोषी पोषण को परपोषी पोषण भी कहा जाता है या परपोषण भी कहा जाता है। समझते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण के वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी जल और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में आपको लिखा है हरे पौधे, हरा शैवाल भी लिख लेंगे, हरा शैवाल, ये भी हमारे क्या आते हैं तो स्वपोषी पोषण में आ जाते हैं। या आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हरित
लवक के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मैं आपको लिखे हैं हरा हना शैवाल और हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आपको 4 कारक अनिवार्य होते हैं। सूर्य का प्रकाश होते हैं, आपका जल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हरित लवक होते हैं। आपको प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो जो हमारे स्वपोषी पोषण जीव होते हैं, तो स्वपोषी पोषण जीव जितने भी होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन को बनाते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी आपका आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है ना, इसका समीकरण भी लिखे। तो यहाँ पर क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे जल कोमा हरित लवक कोमा कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे जल हरित लवक कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। याद रखिएगा कि लवक जो होते हैं आपका 3 प्रकार के होते हैं। अवाणी लवक होते हैं, वाणी लवक होते हैं और हमारे हरित लवक होते हैं। तो यहाँ पर आपका हरित लवक केवल भोजन को बनाने में सहायक होते हैं। याद रखिए, तीनों लवक का अलग अलग कार्य है और इसमें से जो हरित लवक है आपको भोजन बनाने में क्या है? सहायक होते हैं। तो आप समझिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधे जल कोमा हरित लवक कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में ग्लूकोजों का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। 6H2O। अब H2O क्या है? जल है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और सूर्य का प्रकाश और हरित लवक। तो यहाँ पर लिख लीजिए आपका हरित लवक सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना। तो C6H12O6 प्लस 6O2 यह आपका समीकरण हुआ। यानी 6H2O प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड एरो हरित लवक एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। यह भी स्टार के चिन्ह के लिख लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का मुक्त करता है। ऑक्सीजन गैस का मुक्त करता है। यह आपका पौधा है, यह कैसा है? हरा है। तो हरा जितना भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधा वह स्वपोषी पोषण होता है। यह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, साथ ही इसको मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, CO2 गैस मिल जाता है, वातावरण से मिलता है। और जल आपको कहाँ से मिल जाता है? तो मृदा से मिल जाता है, मिट्टी से मिल जाता है आपको। ठीक है। हरित लवक इसमें पत्तियों में पाए जाते हैं। हरित जो लवक होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों में।
तो जितना भी पेड़ पौधा होते हैं, सूर्य का प्रकाश यानी हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मृदा से मिलता है जल, ठीक है, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना? तो ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और संश्लेषण के क्रिया के दौरान यह ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। किस गैस को मुक्त करता है? ऑक्सीजन गैस का मुक्त करता है। तो उस ऑक्सीजन गैस का हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वह वातावरण में जाता है, तो वहाँ पर पेड़ पौधा ले लेता है। तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ग्रहण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण दिन के समय में करते हैं, रात्रि के समय में नहीं करते, क्योंकि सूर्य के प्रकाश जो होते हैं आपको यानी दिन के समय में ही मिलता है, बल्कि रात के समय में नहीं मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण दिन के समय में होता है, दिन के समय में करता है। अब आप ठंडा के दिन में पेड़ के पौधे यानी पौधे के पास से जाते हुए देखे होंगे कि पौधा के पास गर्मी लगता है। कारण एक होते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है, जिसके कारण वह गर्मी लगता है। इसीलिए रात्रि के समय पेड़ पौधे के पास सोना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल आ जाता है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण यानी वायुमंडल में संतुलन किसके वजह से रहता है? संतुलन तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बना रहता है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का संतुलन नहीं रहेगा। एक बात और याद रखिएगा, पूछता है कि पृथ्वी के वायुमंडलीय में नाइट्रोजन गैस कितने होते हैं? तो नाइट्रोजन जो होते हैं आपका 78%, ऑक्सीजन आपका होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है 0.03% और अन्य गैस जो होता है आपका शेष बच जाता है। शेष जितना होगा आप लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आ गया है कि नाइट्रोजन जो होते हैं कितने परसेंट? 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं कितने परसेंट? 21%, ऑक्सीजन जो होते हैं आपका 21% होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03%। पौधा जो होते हैं नाइट्रोजन गैस का भी यूज करता है, लेकिन पौधा जो होता है गैसीय नाइट्रोजन का ग्रहण नहीं करता है, याद रखिएगा। नहीं तो वातावरण में आपको 78% कार्बन यानी नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है आपका पोषक तत्व में भी आ जाता है। इसलिए पौधा जो है गैसीय नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करता है, बल्कि मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया नाइट्रोजन यानी गैसीय नाइट्रोजन को में यानी उपयोग नाइट्रोजन में बदल जाता है, जिसके कारण यह लवणों के साथ यानी जल के साथ अपने ओर अवशोषित कर लेते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि पौधा जो होता है गैसीय नाइट्रोजन को अवशोषित यानी ग्रहण नहीं करता है, ठीक है। सवाल और आता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन-सी होता है? तो कच्ची सामग्री में आपका हो जाता है सूर्य का प्रकाश हो जाता है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक हो जाते हैं। तो हरित लवक आपको कहाँ से मिलता है? पौधा से मिल जाता है, यानी जो हरे पत्ती होते हैं उसी में हमारे हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक है। अब यह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यह हमारे वातावरण से मिल जाता है, जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं यानी वातावरण से प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसमें जल हो गया, जो स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित कर लेते हैं। तो इतना आपको बड़ा डिफिनेशन नहीं याद रखना है, बस याद रखना है कि इसमें 4 ऐसे कारक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कच्ची सामग्री में उपयुक्त होते हैं यानी रखा जाता है। तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा आपका, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक, जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल होते हैं। आप केवल इतना ही रखिएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो होते हैं सूर्य का प्रकाश होते हैं, हरित लवक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जल होते हैं। यदि पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया दौरान
जल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो स्थलीय मृदा, जहाँ पर पौधे होते हैं वहीं से मृदा से जल प्राप्त होते हैं, जहाँ पर पौधे होते हैं वहीं से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं, और पौधे के पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं, तो यह पौधे से मिल जाते हैं या हमारे वातावरण से सूर्य का प्रकाश मिल जाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से कौन सी ऊर्जा लेता है? तो विकिरण ऊर्जा लेता है। कौन से ऊर्जा लेता है? विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करता है, जो रासायनिक ऊर्जा में क्लोरोप्लास्ट द्वारा बदल देता है, जिससे ग्लूकोजों का संश्लेषण करता है, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान है ना कौन कौन सी घटनाएं घटती है? तो निम्नलिखित घटनाएं घटती है। अब इसको देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश ऊर्जा को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऐसा इसमें यह भी पूछता है कि हरा पत्ती क्यों दिखाई देता है? जो पत्तियाँ होते हैं, समझ गए, पत्ती हरा यानी हरा क्यों दिखाई देता है? दिखाई देता है। तो हरा पत्तियाँ जो दिखाई देता है वो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित यानी ग्रहण कर लेता है। फिर दूसरा आपका है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन करना यानी तोड़ना। जब प्रकाश संश्लेषण होते हैं तो यहाँ पर जो जल के अणुएं होते हैं यह विघटित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। हाइड्रोजन का अणु अलग हो जाता है, ऑक्सीजन का अणु अलग हो जाता है, जो कि 2:1 में आते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोजन पहले का है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 1। कभी कभी चेंज कर लेता है कि ऑक्सीजन अनुपात हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की संख्या कितना? 1 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। तो यह आपका 1 अनुपात कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है। तीसरा आपका है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। अपचयन का मतलब होता है कि वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग रंध्र, यानी रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा कहते हैं। ये भी पूछता है कि रंध्र जो है क्या है ना? तो पत्तियों के सतहों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है उसी को हम रंध्र कहते हैं। तो जो पत्तियाँ होते हैं, यहाँ पर रंध्र का फिगर दिया है। ठीक है, तो पत्तियों पर यहाँ पर लिखा भी है कि पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। और रंध्रों के द्वारा ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, तो पत्तियों के सतहों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। रंध्रों को खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिका पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? यह रंध्र जो हो गया इसका खुलना और बंद करना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका। हम द्वार कोशिका को रक्षी कोशिका भी कहते हैं। याद रखना जरूरी है एग्जाम में कि द्वार कोशिका को क्या कहा जाता है? रक्षी कोशिका। चाहे आपको एग्जाम में पूछ ले कि रंध्रों को खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है, मान लो कि द्वार कोशिका उसमें देवे नहीं किया है तो कहोगे कि क्या हमारे? तो रक्षी कोशिका आप याद रखिएगा। कौन सी कोशिका याद रखिएगा? रक्षी कोशिका। तो रंध्रों के खुलना एवं बंद होना रक्षी कोशिका पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर रंध्र बंद एवं खुलता क्यों है? कभी कभी क्या होता है कि रंध्र में हमारे जल अत्यधिक मात्रा में आ जाता है। तो जब अत्यधिक मात्रा में आ जाता है रंध्र फूलकर तुरंत बंद हो जाता है। तो बंद कौन करता है? रक्षी कोशिका। या आपका वाष्प उत्सर्जन होने लगता है, यानी जो प्रकाश के किरण है वह जल को वायुमंडलीय में वाष्प बनाकर भाप बनाकर वायुमंडलीय में प्रवेश करा जाता है, जिसको हम लोग वाष्प उत्सर्जन भी कहते हैं। तो वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए यानी जल के हानि को रोकने के लिए रंध्रों को बंद कर लेता है। रंध्रों को क्या कर लेता है? बंद। तो रंध्रों को बंद होना एवं खुलना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका। द्वार कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? यह देखिए आपका रंध्र है, यह रंध्र है आपका। ठीक है, रंध्र को कैसे बनाया जाता है आपको बता देता हूँ। यह आपका रंध्र है,
ये आपका हरित लवक है, ये आप जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं द्वार कोशिका कहते हैं, द्वार कोशिका। इसी को हम लोग रक्षी कोशिका भी कहते हैं, कोशिका। इसी को हम लोग द्वार भी कोशिका कहते हैं, रक्षी कोशिका भी कहते हैं। रंध्रों को खुलना एवं बंद होना इन्हीं पर निर्भर होता है। हम इनको हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। इनको हम रंध्र का छिद्र कहते हैं, यानी रंध्र कहते हैं। और रंध्र को क्या कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो यह आप रंध्र के फिगर दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा है यह हरित लवक है, यह आपका, ठीक है, ये आपका रंध्र है, ये आपका द्वार कोशिका है। ठीक है, रंध्र में कभी कभी पानी आ जाता है तो ये फूलकर बंद हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। या नहीं तो दिन के समय में क्या होता है कि रंध्र के छेदों में जल अत्यधिक आ जाता है, तो यहाँ पर भाप बनकर वातावरण में प्रवेश कर जाता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो यहाँ पर जल के हानि को रोकने के लिए, किसके हानि रोकने के लिए, जल के हानि रोकने के लिए रंध्रों को बंद कर देता है। कौन, तो द्वार कोशिका। तो रंध्रों को बंद होना एवं खोलना किस पर निर्भर करता है, द्वार। चलिए, रंध्र का कार्य यह भी आता है आपका 5 स्टार। मान लीजिएगा कि रंध्र के कार्य क्या होते हैं। तो यह प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा करता है, यानी रंध्रों के द्वारा करता है। तो आप यहाँ पर समझने के लिए लिख सकते हैं शॉर्टकट में आप, कार्य। रंध्र का कार्य क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान कराता है। दूसरा आपका है कि वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल को रंध्र द्वारा निकाला जाता है। क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाष्प उत्सर्जन कराना, या वाष्प उत्सर्जन कराता है। बस दो ये याद रखिएगा कि रंध्र का कार्य क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान कराना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस क्या छोड़ता है। ठीक है, यह वाष्प उत्सर्जन कराता है। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है कि रंध्रों के द्वारा जल को भाप के रूप में परिवर्तन होकर वातावरण में प्रवेश होना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। रंध्रों से होकर भाप के रूप में जल का हानि होना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसी वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्र जो होते हैं द्वार कोशिका के द्वारा बंद कर लिया जाता है। ठीक है, जय हिंद।